बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर से अकाउंट्स की क्लास में। और आज अपना जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का। तो उसमें हमने सीखा था लास्ट टाइम पिछले वीडियो में कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आज हम सीखेंगे बच्चों कि जर्नल एंट्री जो है वो कैसे पास की जाएंगी आपकी इस चैप्टर में। तो बड़ा ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देने लायक बस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम कि हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो चलिए, आपके पास मान लो बैलेंस शीट जो है वो गिवन है। तो पहला स्टेप हमेशा क्या होता है बच्चों? स्टेप नंबर वन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं वो सब की सब हम रियलाइजेशन की डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। देखो, है ना, नंबर वन पे। तो उसके लिए क्या जब एंट्री पास होगी बच्चों? यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू सन्ड्री एसेट्स बाय नेम लिखना आपको यहाँ पे, बाय नेम, वन बाय वन। जैसे मान लो हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू डेटर्स। मतलब आपने वन बाय वन सारी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करके उसके अकाउंट क्लोज करने होते हैं। तो आपकी पहली एंट्री रहेगी, देखो, जब आप सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है ना। जब आप एसेट्स को ट्रांसफर करते हो ना रियलाइजेशन की डेबिट साइड में, तो दो बातें ध्यान रखनी होती है। पहली बात ये कि एसेट्स को बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया, फुल वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया। अगर उनके ऊपर कोई प्रोविजन बना हुआ हो तो उसको इस साइड में, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया आपने। उसके लिए क्या एंट्री बनेगी बच्चों? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। ऐसे ऐसे ना तीन प्रोविजन होते हैं। एक और होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये फिक्स्ड एसेट्स में बनता है, देखो आपका। और एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपने क्या किया कि अगर कोई प्रोविजन बने हुए थे एसेट्स के लिए, तो उन प्रोविजंस को रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो जर्नल एंट्री बन गई आपकी प्रोविजन अकाउंट डेबिट। देखो, प्रोविजन का ना क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा, ठीक है ना, लायबिलिटी की तरह ट्रीटमेंट है इनकी। तो प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, इनका अकाउंट बंद करने के लिए इनको करना पड़ता है डेबिट, ठीक है ना। और टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो ये एंट्री आपने पास कर दी सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करने की। अब दूसरा पॉइंट हमें ध्यान में रखना होता है कि वही एसेट्स ट्रांसफर होती हैं जिनको मार्केट में बेचा जा सकता है ना। कैश और बैंक बैलेंस को तो ट्रांसफर करते नहीं, उसकी कोई एंट्री भी नहीं है। फिर होता है आपका फिक्टिशियस एसेट्स, दो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी होती है बच्चों, जिनको आपने मार्केट में नहीं बेचना, तो वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होती। फिर वो कहां जाएगी बना? एक होती है P&L अकाउंट और दूसरा होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो वो हमारी लॉसेस है और वो आपने पार्टनर्स में क्या कर देना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। वो फिक्टिशियस एसेट्स होती है। फिक्टिशियस मतलब ना वो प्रोडक्शन के काम में हेल्प करती, ना उनको मार्केट में बेच करके उनका कैश आ सकता, तो वो सिर्फ नाम मात्र की है। वो एक्चुअल में हमारी लॉसेस है जिनको अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया था। तो अब आपने क्या करना होता है, उनको हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना होता है। तो क्या एंट्री पास करते हैं? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। तो ये हर चैप्टर में हम पढ़ते आए पहले, अभी भी सेम पॉइंट है, इसमें कुछ नया तो है ही। तो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या टू
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, दोनों में से जो भी दे रखी हो तो ये एंट्री आपकी पास हो गई। तो बैलेंस शीट में से एसेट साइड का काम खत्म। देखो जर्नल एंट्री का सबसे मेन एंट्री तो ये पहले वाली होती है बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सैंडरी एसेट्स, ठीक है ना। और अगर कोई प्रोविजन बना हुआ है सैंडरी एसेट्स पे तो प्रोविजन को अलग से रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये एंट्री तो हर चैप्टर में पढ़ते रहे, इसमें कोई नया पॉइंट तो है। अब आ जाइए आप स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, अब हम चेक करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को। लायबिलिटी साइड में देखो एक आउटसाइड लायबिलिटी होती है, एक इनसाइड लायबिलिटी, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो सारी आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करनी, तो उसके लिए क्या एंट्री पास होगी, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आउटसाइड लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, आपने इनके अकाउंट क्लोज करने हैं। तो आपको तो मालूम है लायबिलिटीज अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं ना, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उनका अकाउंट बंद करने के लिए उनको डेबिट करना पड़ेगा। तो आउटसाइड लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट बाय नेम वन बाय वन टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज है सिर्फ उन्हीं को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है ना। पार्टनर्स की कैपिटल है वो इंटरनल लायबिलिटी है, वो पार्टनर्स को देना है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को देना है, ठीक है ना। पार्टनर का लोन है वो पार्टनर को देना है, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना आपने, ठीक है ना। तो अगला स्टेप देखो आपके पास क्या है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया बच्चों, असेट्स ट्रांसफर करने का काम। ये स्टेप नंबर 2 हो गया, लायबिलिटीज ट्रांसफर करने का काम। अब जो मेन काम हमारे पास बच जाता है ना, वो ये होता है, एसेट्स को बेचना है आपने और लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। बस ये दो ही काम है मेन आपके, एसेट्स को सेल करना है और लायबिलिटीज की क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो एंट्रीज भी हमने मेनली ये दो ही सीखनी है, एक एसेट्स को बेचने की और दूसरा लायबिलिटीज की पेमेंट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं एसेट्स को बेचने की एंट्री। तो एसेट्स को बेचने की देखो क्या एंट्री पास होगी। एसेट्स को बच्चों दो तरीके से बेचा जा सकता है। नंबर 1, इफ एसेट्स आर सोल्ड या एसेट्स आर रियलाइज्ड इन कैश, यानी कि आपने मार्केट में एसेट्स को नकद बेच दिया, कैश आ गया हमारे पास। एंड इफ assets are taken over by any partner, assets को कोई पार्टनर ले गया तो ये भी assets बिक गई आपकी। तो एंट्री को ना सीखने के लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम एसेट्स को बेचेंगे ना बच्चों, ये हमारी फर्म के लिए प्रॉफिट है, फायदे की बात है। जब भी एसेट्स को बेचा जाएगा ये हमारे लिए फायदा मान के चलो, ठीक है ना। और आपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है हमेशा जब भी आपको फायदा हो रहा हो। आपको तो मालूम है रियलाइजेशन अकाउंट जो है ना, ये रियलाइजेशन अकाउंट ये नेचर में नॉमिनल अकाउंट होता है। तो जब भी फायदा होगा क्रेडिट करना आपने इसको। तो जब भी आप एसेट्स को बेचोगे याद रखो इसे प्रॉफिट मानेंगे और इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, इस केस में भी और इस केस में भी। तो टू रियलाइजेशन तो होना ही है, चाहे आप एसेट्स को बेचो नकद और चाहे उसे कोई पार्टनर ले जाए। अब मेन बात है डेबिट क्या होगा, जब आप एसेट्स को नकद बेच रहे हो तो कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट लिख सकते हो आप। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर एसेट्स को पार्टनर ले जाए तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एसेट्स तो यहां भी बिक गई तो रियलाइजेशन तो क्रेडिट होगा ही,
पार्टनर की कैपिटल क्यों डेबिट हुई बच्चों? पार्टनर जब भी बिजनेस में से कुछ लेके जाता है ना, तो एक तरीके से उसकी ड्राइंग ही हो गई है, तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी, इसीलिए पार्टनर की कैपिटल को क्या कर रहे हैं यहाँ पे डेबिट कर रहा है। तो एंट्री बन गई बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये है आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर में ये तो आने ही आने हैं, ये हो ही नहीं सकता कि ये ना आए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपके पास पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज की पेमेंट क्या कैसे करनी है, देखो आपने लायबिलिटी की पेमेंट ये भी दो ही तरीके से होती है। देखो जब आप इसकी जर्नल एंट्री को लर्न करने जा रहे हो तो एक सिंपल सी बात याद रखो कि लायबिलिटी की पेमेंट को हमने नुकसान मान के चलना है। क्या मान के चलना है? लॉस मान के चलना है। अगर आप लायबिलिटी की पेमेंट कैश में करोगे तो क्या एंट्री होगी, और हो सकता है लायबिलिटी की पेमेंट कोई पार्टनर कर दे फिलहाल अपनी तरफ से। तो इफ liabilities are paid in cash, if liabilities are paid in cash, जब लायबिलिटी की पेमेंट कैश में की गई है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होना ही है जब भी लायबिलिटी की पेमेंट कैश में होगी, या सेकंड केस है इफ लायबिलिटीज आर पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने अपनी तरफ से पेमेंट कर दी, तो दोनों केसेस में हमारे लिए लॉस तो है, तो रियलाइजेशन तो डेबिट होना ही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ये तो होना ही है। देखो चाहे हम लायबिलिटी की पेमेंट कैश दे के कर रहे हैं फर्म के पैसों से, चाहे लायबिलिटी की पेमेंट फिलहाल किसी पार्टनर ने कर दी, दोनों ही केसेस में फर्म के लिए तो नुकसान है, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। टू कैश अकाउंट अगर हमने कैश पेमेंट की है, या टू बैंक लिख सकते हो आप। और अगर रियलाइजेशन लायबिलिटी की पेमेंट किसी पार्टनर ने कर दी है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है आपने, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया गया बोला? जब कोई पार्टनर हमारी तरफ से यानी फर्म की तरफ से कोई लायबिलिटी की पेमेंट करेगा तो ये पैसा फर्म ने उसको फिर वापस करना है, उसको देना है, तो उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे फिर ये पैसा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आपकी पास हो जाएगी। तो देखिए आप इसका बिल्कुल अपोजिट काम हो जाएगी। तो लायबिलिटी की पेमेंट को मान लिया नुकसान, दो तरीके से पेमेंट होती है, या तो लायबिलिटी की पेमेंट कैश में की जाए या तो लायबिलिटी की पेमेंट कोई पार्टनर कर दे, दोनों ही केसेस में नुकसान तो है फर्म का, रियलाइजेशन तो डेबिट होना ही होना है। अगर फर्म के कैश में से पेमेंट हुई है तो टू कैश अकाउंट, और अगर किसी पार्टनर ने की है तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेम पॉइंट है बेटा पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अभी एक्सपेंसेस की पेमेंट ये भी दो ही तरीके से होती है, सेम पॉइंट है लायबिलिटीज की तरह। इफ एक्सपेंसेस आर पेड बाय फर्म, if expenses are paid in cash, अगर हमने एक्सपेंसेस की पेमेंट कैश में की है। और सेकंड पॉइंट है if expenses are paid by partner, अभी पार्टनर ने पे कर दिए वो खर्चे, तो क्या एंट्री पास होगी? देखो दोनों ही केसेस में देखो जब भी हम खर्चों की पेमेंट कर रहे हैं तो ये हमारी फर्म के लिए लॉस तो है ही, तो रियलाइजेशन तो डेबिट होना ही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसमें भी रियलाइजेशन तो डेबिट होगा ही। अगर कैश में पेमेंट हुई है तो टू कैश अकाउंट, ये बिल्कुल लायबिलिटी की तरह ही है। और अगर किसी पार्टनर ने पेमेंट की है तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर कोई पार्टनर हमारी तरफ से किसी खर्चों की पेमेंट करेगा तो वो अमाउंट हमने उसको वापस करना होता है, तो उसकी कैपिटल में ऐड करना होता है, तो इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट को उसके क्रेडिट करते हैं। तो ये एंट्री पास होगी बेटा असेट्स को बेचने की, लायबिलिटीज की पेमेंट की और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की पेमेंट की।
तो चलिए अभी और एंट्रीज देखते हैं, बहुत सारी एंट्रीज बाकी हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और उसकी तो ट्रीटमेंट भी स्पेशल ही है ना, स्पेशल रिजर्व है, स्पेशल ट्रीटमेंट। तो चलिए देखते हैं इसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो केस नंबर 1 हमारे पास सबसे पहले, सपोज करो कि बैलेंस शीट में WCR दे रखा है 60,000 रुपए। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट होगी उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 और केस नंबर 1 है when there is no claim, when there is no claim on reserve, मतलब साफ है कि जिस दिन फर्म बंद हो रही है उस दिन तक किसी वर्कर को कोई चोट वोट नहीं लगी, कोई उसके साथ मिस हैपनिंग नहीं हुई, उसने किसी वर्कर ने कोई क्लेम नहीं कर रखा, तो फिर तो ये सारा का सारा जो रिजर्व है ये पार्टनर्स में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किसी वर्कर ने तो क्लेम कर नहीं रखा तो वर्कर को तो इसमें से कुछ देना नहीं, तो ये सारा रिजर्व फ्री है। तो फुल अमाउंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इस पॉइंट में, फुल अमाउंट ऑफ WCR will be distributed among partners। हम सारे के सारे रिजर्व को पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। और जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे हम, WCR अकाउंट डेबिट, पहले भी करते हैं, पिछले चैप्टर्स में भी हमने सीखा ही। तो WCR अकाउंट डेबिट 60,000 और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सारा का सारा 60,000 रुपए जो है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसका फिर रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये सारा आपका प्रॉफिट है और प्रॉफिट बांटने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है, इसलिए उसको क्रेडिट करना है आपने कैपिटल अकाउंट को। पिछले चैप्टर में भी सीख चुके हो। अब केस नंबर 2 है बच्चों, यहाँ पे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, अब की बार थोड़ा बहुत क्लेम दे रखा होगा। When there is a claim of ₹20,000, लीजिए अब आपका क्लेम है, किसी वर्कर ने पैसे मांग लिए, इसका मतलब तो ये जो 60,000 का रिजर्व है ना, इसमें से अब 20,000 रुपए क्या बन गई, आउटसाइड लायबिलिटी हो गई, एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई, ठीक है। और बाकी का जो 40,000 है वो एज इट इज रिजर्व है, यानी इंटरनल लायबिलिटी, ये पार्टनर्स को देना है और ये वर्कर को देना है। और आपको मालूम है बैलेंस शीट में जो आउटसाइड लायबिलिटी होती है वो सबसे पहले रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करनी होती है आपको, है ना। तो इसका मतलब साफ है बच्चों कि 60,000 में से 20,000 रुपए आउटसाइड लायबिलिटी है जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी, पहले वो पार्टनर को नहीं देना, वो एम्प्लॉइज को देना है हमने, तो वो तो आपका रियलाइजेशन में जाएगा। और बाकी का 40,000 जो है वो फ्री है, वो रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे। तो क्या एंट्री पास करेंगे बच्चों, WCR अकाउंट डेबिट, ये 60,000 का रिजर्व था, देखो इसमें से 20,000 बन गया आउटसाइड लायबिलिटी, 20,000 क्या बन गया, आउटसाइड लायबिलिटी, तो वो तो जाएगा रियलाइजेशन में। 20,000, बाकी का 40,000 जो वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 40,000, तो 40,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो तो ये 20,000 रुपए जो आउटसाइड लायबिलिटी बना वो रियलाइजेशन में जाएगा और बाकी का 40,000 जो है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये जो 20,000 रुपए आउटसाइड लायबिलिटी बना है ना बच्चों, इसकी बाद में पेमेंट जरूर करके ध्यान दिया आपने, पेमेंट ऑफ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसकी पेमेंट कैसे करके दिखाओगे, जैसे हर लायबिलिटी की पेमेंट करके दिखा रहे, लायबिलिटी की पेमेंट नुकसान है
हम पहले एंट्री लिख चुके उसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री आपकी पास हो जाएगी। ये 20,000 से ये एंट्री आपके पास करके दिखा देनी है। तो ये बच्चों केस नंबर 2 है। देखो आपके पास जब किसी वर्कर ने क्लेम कर रखा हो 20,000, तो इसमें से 20,000 को पहले आउटसाइड लायबिलिटी बनाओगे और हर आउटसाइड लायबिलिटी का अकाउंट रियलाइजेशन में पहले ट्रांसफर करना ही है यहाँ पे 20,000, ठीक है ना। बाकी का 40,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसका रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं 40,000 का, राइट। अब बच्चों केस नंबर 3 है। केस नंबर 3, जब हमारे पास क्लेम जो है ना वो कितना हो जाए, पूरा 60,000 का क्लेम हो जाए, फिर क्या करना है देखो हमने, अब केस नंबर 3 में देखो बच्चों क्लेम हो गया 60,000 का पूरा, मतलब जितना हमारे पास रिजर्व था उतना ही किसी वर्कर ने क्लेम कर लिया, तो ये 60 का 60,000 रुपए, 60,000 पूरा आपका क्या बन गया, एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया, क्योंकि ये सारा अमाउंट आपने किसको देना है, इंप्लॉई को देना है आपने, वर्कर को देना है आपने। इसका मतलब रिजर्व तो कुछ बचा ही नहीं, जीरो है रिजर्व। तो आप क्या करोगे, क्योंकि ये सारा का सारा 60,000 रुपए क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो आप इसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। पहले एंट्री विल बी WCR डेबिट 60,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको कई बार क्लेम इसको आगे शो कर दो तो और भी अच्छी बात होती है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। 60,000 नाउ अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये बन गई आउटसाइड लायबिलिटी आपकी, तो आपने एंड में इसकी पेमेंट करके दिखानी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपको मालूम है हर लायबिलिटी की पेमेंट ऐसी होगी, रियलाइजेशन डेबिट, लायबिलिटी की जब भी पेमेंट होगी ना नुकसान मान के चलते हैं, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा और टू बैंक अकाउंट 60,000 से एंट्री पास हो जाएगी। अब बच्चों लास्ट केस है कि अगर क्लेम जो है ना वो और भी ज्यादा हो जाए, रिजर्व से भी ज्यादा, मतलब किसी वर्कर ने क्लेम कर लिया आपका 90,000 रुपीज, अब बैलेंस शीट में तो ये 60,000 ही था, वर्कर और भी ज्यादा मांग रहे, तो पहले तो ये 60,000 रुपए सारी आउटसाइड लायबिलिटी बनेगी, यानी कि सेम एंट्री WCR अकाउंट डेबिट ये 60,000 का 60,000 आपने वर्कर को देने हैं, तो इसीलिए ये बन गई आउटसाइड लायबिलिटी, तो इसे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए आप 60,000, ठीक है ना। अब की बार क्लेम इतना 60,000 था ये आपका। अब जब आप पेमेंट करने जाओगे तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आप 90,000 की पेमेंट करके दिखा दो, ठीक है ना। जो लायबिलिटी आप यहां लिखते हो, जैसे क्रेडिटर लिख दिया आपने 60,000, तो उसकी पेमेंट तो कम ज्यादा होती रहती, तो अब की बार उसकी पेमेंट जो है वो 90। तो पॉइंट है बच्चों सेटलमेंट ऑफ पार्टनर लोन। सपोज करो कि हमने किसी पार्टनर से लोन लिया हुआ है, सपोज द अमाउंट ऑफ लोन इज 20,000, ठीक है। ये ना आपको बैलेंस शीट में इस साइड पे लिखा मिलेगा, देखो बैलेंस शीट में ये लोन फ्रॉम ए, लोन फ्रॉम ए 20,000, ठीक है। तो अगर आपने 20,000 रुपए का लोन लिया हुआ है तो उसकी पेमेंट की क्या एंट्री पास होगी, देखो इसकी एंट्री याद रखना आपने, रियलाइजेशन के थ्रू नहीं होती है, इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं कर रखा आपने, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटी है। तो कैसे इसका सेटलमेंट होता है, देखो अगर फुल अमाउंट दिया जाए 20,000, ठीक है ना, ना कोई फालतू दिया जाए ना कम दिया जाए, if rupees 20,000 are paid in full settlement, against loan of 20,000, मतलब सेम अमाउंट
20,000 का लोन फुल सेटलमेंट में 20 ही दिए हैं, तो क्या एंट्री पास होगी? देखो जब भी आप पार्टनर के लोन की पेमेंट करोगे बच्चों, पार्टनर का लोन खत्म हो जाएगा, लायबिलिटी है पार्टनर का लोन, और लायबिलिटी का तो रूल होता है जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, और जब पेमेंट करोगे तो खत्म हो जाएगी तो उसको डेबिट करते हैं। तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास हो जाएगी आपकी। 20,000 का अमाउंट है और आपने 20,000 दे दिए यहाँ पे, तो एंट्री हो गई पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मान लो आपने 20 की बजाय 22,000 रुपए दे दिए यहाँ पे, अब की बार क्या कर दिया, 20,000 की बजाय आपने कितना अमाउंट पे कर दिया, 22,000 अमाउंट जो है वो पे कर दिया। सपोज यहाँ पे सेकंड केस हो गया ये, 20,000 की बजाय 22 दिए आपने, तो क्या एंट्री पास हो गई इसकी बारी? ये फर्स्ट था, सेकंड केस। पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर लोन तो देखो 20,000 का ही, आप उसकी पेमेंट करोगे तो लोन यानी आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है 20,000, उसको डेबिट करो 20,000 से टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना पे कर दिया आपने? 22,000। तो ये 2,000 जो एक्स्ट्रा पे कर दिया बच्चों, इंटरेस्ट का है या किसी भी चीज का, आप उसे रियलाइजेशन में क्या कर दो, डेबिट कर दो डायरेक्ट, काम खत्म। ये आपका इंटरेस्ट का है या जो भी है, आपने 2,000 जो है वो रियलाइजेशन में क्या कर देने हैं, डेबिट कर देने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब तीसरा केस, कभी कभी अमाउंट जो है थोड़ा कम दिया जाता है, सपोज करो हमने उसको 18,000 पे किए फुल सेटलमेंट में, देने कितने थे, 20,000, और दिए कितने, 18,000, तो क्या एंट्री बनेगी? देखो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर लोन तो डेबिट होगा 20,000 से, क्योंकि लोन तो 20,000 ही है, लायबिलिटी तो हमारी 20,000 है जो खत्म हो रही है, इसलिए उसको डेबिट तो 20,000 से करना है। टू बैंक अकाउंट, हमने कितना अमाउंट पे किया फुल सेटलमेंट में, 18,000, तो 2,000 हमें डिस्काउंट मिल गई, वो डिस्काउंट हमारे लिए फायदा है, उसे रियलाइजेशन अकाउंट में क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ये डिस्काउंट हो गई आपकी 2,000, तो 2,000 हमारे लिए क्या हो गया, बड़ा फायदा हो गया यहाँ पे। तो एक एंट्री ये पास हो गई, देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब है लास्ट केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है अब आपका। अगर कई बार क्या होता है, पार्टनर अपने लोन के अगेंस्ट में ना कोई एसेट ले जाता है, तो पॉइंट है आपके पास, इफ पार्टनर हैज एक्सेप्टेड या पार्टनर हैज टेकन any asset in full settlement of his loan, ठीक है ना। तो 20,000 रुपए का उसका लोन था और उसने एसेट्स ले ली, सपोज करो एसेट्स 25,000 वाली थी, वो 20 में ले लिया, तो आप क्या एंट्री पास करोगे इसकी, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर का लोन तो बच्चों खत्म हो रहा है तो उसको तो डेबिट करना ही है आपने, तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट 20,000 और टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का लोन खत्म हो गया इसलिए उसको डेबिट कर दे, और जो असेट्स वो लेके गए वो असेट्स आपकी सेल हो गई, और जब भी एसेट सेल होती है बच्चों तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है आपका। तो एंट्री बनेगी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अगर पेपर थोड़ा सा टफ बने तो उसमें ये वाली एंट्री डाली जाती है, अदरवाइज इनमें से कोई एक एंट्री आपकी। तो ये आपके पास था सेटलमेंट ऑफ पार्टनर लोन। इसके बाद आपके पास पॉइंट आता है बच्चों, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैसे सेटल करना है। हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स के, या तो हमें उन्हें पैसे देने होते हैं या फिर उनसे पैसे जो है वो लेने होते हैं, ठीक है ना। तो सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। और उससे पहले भी एक पॉइंट और कि जब आप रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करोगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, या तो प्रॉफिट निकलेगा या तो लॉस निकलेगा। उस प्रॉफिट और लॉस को भी आपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो क्या एंट्री पास करेंगे उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। सपोज करो आपके पास प्रॉफिट है, इफ देयर इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, अगर रियलाइजेशन के ऊपर क्या हो गया भला, आपको प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, जो भी प्रॉफिट हो वो सब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी देखो आपकी। और अगर बाय चांस लॉस हो जाए रियलाइजेशन पे, तो इसकी उलट एंट्री पास हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हर लॉस चाहे कोई भी हो, जब भी आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो पार्टनर्स की कैपिटल तो कम होती है, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं लॉस मार्केट में, और टू रियलाइजेशन अकाउंट आ जाता है। तो ये पॉइंट है आपके पास कि रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कैसे बांटा जाए। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल को कैसे सेटल किया जाएगा। देखो या तो पार्टनर को पैसे दिए जाएंगे या फिर उनसे पैसे लिए जाएंगे। तो क्या एंट्री पास होगी, तो पॉइंट है बच्चों सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो हम कैपिटल अकाउंट बना के ये तो पता कर लेंगे कि भाई किस पार्टनर के कितने पैसे हमने देने हैं और कितने पैसे हमने उनसे लेने हैं। फिर हमने उनको पेमेंट करने की या उनसे अमाउंट मंगवाने की एंट्री पास करनी होती है। तो अगर आप किसी को अमाउंट पे कर रहे हो फाइनल पेमेंट, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल की आप पेमेंट कर रहे हो तो कैपिटल खत्म हो जाएगी पार्टनर की, मतलब पार्टनर की कैपिटल भी तो हमारे ऊपर उधारी होती है। अगर हम उसकी पेमेंट कर देंगे कैपिटल की तो हमारी उधारी खत्म, इसीलिए उसको डेबिट करके पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। और अगर कोई पार्टनर पैसे लेके आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री जो है वो आपकी पास हो जाएगी। तो आप ये थे मेन पॉइंट आपके पास लास्ट। अब उसके बाद और थोड़ी सी स्पेशल एंट्रीज है बच्चों आपकी। जैसे मान लो कि पार्टनर थे 3 ABC, सी को अपॉइंट किया गया कि आप सारी डिसोल्यूशन की प्रोसेस को पूरा कीजिए और उसके बदले में आपको 20,000 रुपए रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। तो क्या एंट्री पास करेंगे, इफ सी इज अपॉइंटेड टू कंप्लीट द प्रोसेस of dissolution, ठीक है, and rupees 20,000 is to be paid him as remuneration। हमने उसे कितने रुपए देने हैं भला, 20,000 देने। तो क्या एंट्री पास करेंगे, देखो फर्म के लिए एक्सपेंस है ये, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर को आपने अपॉइंट किया उसको कैश नहीं देते कभी भी 20,000 में, बल्कि उसके अकाउंट में वो पैसे ऐड कर दिए जाते हैं, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी फिर। तो ये एंट्री आपकी 20,000 से पास हो गई। फर्म के लिए नुकसान है वो 20,000, तो रियलाइजेशन को डेबिट करना है और वो पार्टनर के कैपिटल में पैसे ऐड कर दिए जाएंगे। अब एक और पॉइंट आपका, कभी कभी सी के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया जाता है, इस पार्टनर के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि वो जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होंगे ना वो खुद बियर करेगा, ठीक है ना, अपनी पॉकेट से पे करेगा। अगर इस टाइप का कोई एग्रीमेंट हो रखा है तो फिर रियलाइजेशन के खर्चे वो पार्टनर ने अपनी पॉकेट से करने हैं, फर्म से उसे कुछ नहीं मिलेगा इस मामले में। फर्म को वो खर्चे पे नहीं करने, वो फर्म का खर्चा है ही नहीं, ठीक है ना, वो खर्चा किसका माना जाएगा, पार्टनर का ही माना जाएगा। तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पार्टनर इस बात पे एग्री हो गया, उसके साथ एग्रीमेंट हो गया कि खर्चे वो खुद बियर करेगा, तो ऐसी कंडीशन में रियलाइजेशन के जितने भी खर्चे होंगे वो पार्टनर ने अपनी पॉकेट से पे करने, फर्म ने पे नहीं करने वो खर्चे, क्योंकि वो फर्म का खर्चा नहीं है, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो पे करना। तो ऐसे केसेस में देखो क्या एंट्री पास होगी, देखो
इसमें भी 3 केस है देखो। इफ पार्टनर हैज agreed to bear all expenses of realization, अगर खर्चे कौन बियर करेगा? पार्टनर बियर करेगा, ठीक है ना, सी बियर करेगा खर्चे। तो ये तय हो चुका है, ठीक है ना। अब आपको ये देखना है कि वो खर्चे एक्चुअल में पे किसने किए। इफ एक्सपेंसेस आर पेड बाय बी, अगर बी ने ही दिए, सॉरी सी ने, जो पार्टनर अपॉइंट हुआ था, अगर एक्सपेंसेस किसने दिए? उसी ने दिए, सी ने। तो एंट्री क्या रहेगी बेटा? कोई एंट्री नहीं, क्योंकि उसी ने बियर करने थे, उसी ने पे किए, तो हमें उससे कोई लेना देना है ही नहीं। नेक्स्ट केस इसी में, इफ एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ फर्म कैश, अगर फर्म के कैश में से दिया गया, या यूं कह लो कि खर्चे जो है अभी भी फर्म ने पे कर दिए। अब फर्म के पैसे तो चले गए, टू कैश तो होगा ही, लेकिन ये खर्चा फर्म का तो नहीं है ना बच्चों, ये खर्चा पार्टनर ने करना था। तो आप ये खर्चा पार्टनर के बिहाफ पे कर रहे हो, इसका मतलब, तो हम ये पैसा उसी से लेंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनती है आपकी। तो जब खर्चा किसने कर दिया? करना तो था पार्टनर ने, उसकी जेब से जाना चाहिए था, क्योंकि उसने एग्री कर लिया था कि मैं पे करूंगा, और पे किसने कर दिया? फर्म ने, फर्म के पैसों में से उठा के ले गया वो, ठीक है ना। तो वैसी एंट्री पास करेंगे जैसे पार्टनर पैसा लेके जाता है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपेंसेस किसी और पार्टनर ने पे कर दिए। इफ एक्सपेंसेस आर पेड बाय एनी अदर पार्टनर, जैसे पे तो करने थे सी ने, एग्रीमेंट तो यही हुआ ना कि सी पे करेगा, और पे किसने कर दिए? पेड बाय ए ओनली, ए ने पे कर दिए, ये पॉइंट है। तो अब क्या करना है? सी से पैसे लेकर के, सी की कैपिटल से पैसे निकाल के, यानी उसको करो डेबिट, और ए के अकाउंट में डाल देंगे आपने, ए को देने ही पैसे। तो सी टू ए, ये एंट्री आपकी पास हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास मेन एंट्रीज आपकी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस से रिलेटेड। अब एक या दो एंट्रीज और है आपकी मेन। जैसे मान लीजिए कोई क्रेडिटर है, 10,000 का क्रेडिटर है, उसने क्या ले लिया? 8,000 का तो फर्नीचर ले लिया और 2,000 कैश ले लिया। अगर ऐसा लिखा आ जाए तो 8,000 की तो कोई एंट्री बच्चों पास करनी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रेडिटर जब एसेट लेता है उसकी कोई एंट्री पास नहीं करती, ठीक है ना। बाकी जो 2,000 उसे कैश दे रहे हैं उसकी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, और वो 2,000 से पास हो जाएगी, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्रेडिटर का 10,000 का, और वो फर्नीचर उठा के ले गया 20 वाला फर्नीचर, 20,000 का फर्नीचर लेके गया वो 14,000 में, तो 4,000 वो उल्टा हमें रिटर्न कर रहा है। तो जब क्रेडिटर उल्टा हमें रिटर्न कर रहा है फर्नीचर का पैसा, तो हम ये मानेंगे कि हमारा फर्नीचर जो है वो 4,000 में क्या हो गया? सेल हो गया। तो आप उसकी एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जैसे 4,000 में हमारा फर्नीचर बिक गया हो, तो बैंक टू रियलाइजेशन 4,000 से ये एंट्री जो है वो पास हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। और एक लास्ट पॉइंट और है बच्चों, कभी कभी हमारे जो कस्टमर होते हैं, डेटर होते हैं हमारे, वो हमारे किसी लायबिलिटी की या किसी खर्चे की पेमेंट कर देते हैं। अगर कोई डेटर हमारे खर्चों की पेमेंट कर दे, तो आपको तो मालूम है खर्चों की पेमेंट हमारे लिए नुकसान है, वो रियलाइजेशन की डेबिट में आता है, और डेटर से अमाउंट मिल गया तो वो रियलाइजेशन की क्रेडिट में आता है। तो ये दोनों कट जाते हैं आपस में, तो इसकी कोई भी एंट्री पास करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट है बेटा जर्नल एंट्री से रिलेटेड, तो ध्यान से देखिए इनको। 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली आना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे आप तो ये आराम से जर्नल एंट्री पास हो जाती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।